अच्छा, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ सोल ट्रेडर। ठीक है, आज हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पहले प्रिपेयर कर लेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उसके लिए असाइनमेंट में। उसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना मुझे सॉल्व करके असाइनमेंट्स भेजी हैं। उनके एरर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ के कुछ रह गए हैं, वो मैं अब दोबारा यहाँ करवाने लगा हूँ। पहले वो क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो जो मिस्टेक्स की हैं वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। देखें, जो हमारे पास जो असाइनमेंट थी ना, असाइनमेंट थी हमारे पास 5.2 क्वेश्चन नंबर। इसको हमने असाइनमेंट में दिया था। मैंने आपको कहा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट बनाई है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जब इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो मैंने उसमें कोई डाउनवर्ड एरो लगाया है, तो उन्होंने वो एरो भी अपने जो असाइनमेंट लिखी है तो असाइनमेंट में भी डाउनवर्ड एरो डाल दिया है। तो ऐसा वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया था। वो मैंने आपको इसलिए नहीं एरो लगवाए थे कि वो अपने पेपर में भी लगाने या इनकम स्टेटमेंट में लगाने होते हैं। ठीक है, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको लगवाए थे। और एरोज, डाउनवर्ड एरोज। अब यहाँ देखें, जो हमारे पास जो क्वेश्चन था मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, वो क्वेश्चन नंबर था 5.2। ठीक है, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी थी 5.2 की। क्वेश्चन नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 5.2, इसकी ए रिक्वायरमेंट थी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, राइट डाउन द नेम एलन हार्पर, this is the name of the business. Then you will write down income statement, name of the statement, this is the income statement. फिर आपने उसको लिखना है कि फॉर द पीरियड एंडेड, जो आपका पीरियड एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है, उसकी इस पीरियड के लिए उसने कहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसने नीचे। देखें, फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2006, 31 दिसंबर 2006। अच्छा, इसमें मैंने दो कॉलम प्रिपेयर किए थे, इंटरनल कॉलम और एक्सटर्नल कॉलम। ठीक है, जो हमारे पास जो कॉलम्स थे, इसमें ये कॉलम्स जो हैं ये डेबिट और क्रेडिट के लिए नहीं है, ये सिंपली डॉलर अमाउंट्स को लिखने के लिए। ठीक है, आपने क्या करना था, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। मैंने आपको कहा था सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स आप करेंगे। ठीक है, आपकी नेट सेल्स का फिगर आएगा, आपने वो फिगर इंटरनल कॉलम में सेल्स और सेल्स रिटर्न की वैल्यू लिखनी है जो फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा नेट आंसर, यू विल ट्रांसफर दैट आंसर टू द एक्सटर्नल कॉलम। फिर आपने इसमें से डिडक्ट करनी थी, डिडक्ट क्या चीज करनी थी, आपने इसमें से माइनस करनी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हेडिंग है। इसकी कैलकुलेशंस के लिए जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे प्लस आपके पास जो परचेजेस हैं वो इसमें ऐड अप कर देंगे कि पिछले साल जब आपने इस साल बिजनेस स्टार्ट किया तो पिछले साल जो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का था, ओपनिंग स्टॉक इस साल का होगा इस पीरियड का, उसमें परचेजेस ऐड कर लेंगे तो आपके पास अवेलेबल गुड्स आ जाएंगी। ठीक है, अब उसमें अगर आपने क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड्स दिया हुआ है तो वो आप उसमें ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड्स के आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर की है। फिर उसमें से आप माइनस कर देंगे परचेजेस रिटर्न्स को, रिटर्न आउटवर्ड्स भी इन्हें कहते हैं, परचेज रिटर्न्स। और फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर देना है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ है असाइनमेंट में कि परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हुए, तो आपने ये नहीं करना, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है,
क्यों माइनस होता है उसकी रीजन ये है कि ये जो इन्वेंट्री अनसोल्ड पड़ी होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो तो आपकी सेल ही नहीं हुई, तो इसलिए आप उसे कॉस्ट में भी नहीं लिखेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी है ठीक है, आप उसे माइनस कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना था कि आपने ऐड अप करना था अदर इनकम। तो मैंने कहा था कि अदर इनकम के लिए आपने कुछ लाइंस छोड़ देनी है जब आपने अदर इनकम लिखना है, 2-3 लाइंस, और उसके बाद आपने उसमें से डिडक्ट कर देने थे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम इसमें से माइनस कर देंगे ठीक है। आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कोई लिस्ट नहीं प्रिपेयर करनी, अदर इनकम की कोई लिस्ट प्रिपेयर नहीं करनी, आपने इनको एम्प्टी छोड़ देना। हम क्वेश्चन रीड करते जाएंगे और उसको पुट करते जाएंगे। जैसे उसने देखा है कि एलन हार्पर इज अ ट्रेडर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 31 दिसंबर 2006। ठीक है, ये क्लोजिंग डेट है जिस डेट को एक्सट्रैक्ट हुए हैं। तो जो स्टार्ट की डेट होगी वो होगी 1 जनवरी 2006। at the end of the his first year of trading। फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग का मतलब यह है कि देर विल बी नो ओपनिंग इन्वेंट्री, आपके पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी या ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखिए परचेजेस गिवन है इस क्वेश्चन में। परचेजेस हम कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर लिखेंगे, तो परचेजेस को हम टिक कर लेते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर उसकी वैल्यू लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस की वैल्यू है 59,700, तो 59,700 आप यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर इसको भी टिक कर लेंगे कि आपने ये रिपोर्ट कर दिया है। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया ट्रायल बैलेंस से, ये बैलेंस है इनकम स्टेटमेंट में। देन सेल्स है तो सेल्स भी हम रिपोर्ट करेंगे। हाँ, तो सेल्स का फिगर हमारे पास ये हमने ऊपर फॉर्मेट बनाया हुआ, इसमें आप 100,800 आपका 1,08,000 का बैलेंस है, आप इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे 100,800। ठीक है उसके बाद आपके पास ये टिक करते जाना साथ साथ ताकि आप दोबारा फिगर ना लिखें। आपके पास सैलरीज एंड वेजेस हैं, तो सैलरीज एंड वेजेस हमारे पास ये एक्सपेंसेस में जाती हैं, तो आप सैलरीज एंड वेजेस को एक्सपेंसेस में लिख देंगे। सैलरीज एंड वेजेस की जो वैल्यू है 9800, यू विल राइट डाउन दिस इन इंटरनल कॉलम, जो पहला कॉलम होगा उसमें आपने लिखना है। टेलीफोन और स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, कितने के 2300 के, साथ साथ आप उसको ट्रायल बैलेंस को टिक करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट है व्हीकल रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये जो है ये व्हीकल को चलाने की कॉस्ट है, ये व्हीकल नहीं है। ठीक है तो व्हीकल रनिंग कॉस्ट जो होगी वो भी आप यहाँ पर एक्सपेंसेस में लिखेंगे। व्हीकल रनिंग कॉस्ट कि आपकी जो गाड़ियां हैं उनको चलाने की जो कॉस्ट आई है वो कितनी है, 2600 है, तो वो भी आप यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल कॉलम में उसको एक्सपेंसेस में लिख देंगे। फिर आपके पास आते हैं जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस आपके ये भी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंसेस में रिपोर्ट करेंगे और ये कितने 3800 यहाँ से टिक कर दें और यहाँ पर एक्सपेंसेस में 3800 लिख दें। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, उसने कहा रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट एंड इंश्योरेंस भी आपके पास एक्सपेंस है। रेंट एंड इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे, रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी आपके एक्सपेंसेस में आ जाएगी। इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है इसकी कॉस्ट है $4600, वो भी आप यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में इंटरनल कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, देखें मशीन्स एंड इक्विपमेंट। मशीन और इक्विपमेंट जो है ये आपका नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट हम इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखते, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं, इसलिए आप इसे काट देंगे। फिक्सचर्स एंड फिटिंग भी आपका एसेट है, ये भी आप नहीं रिपोर्ट करेंगे। मोटर व्हीकल ये भी आपके पास नॉन करंट एसेट है। कैपिटल के जो बैलेंसेस गिवन है ये भी
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट होते हैं। जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स आपके पास ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट होते हैं, नहीं लिखेंगे। कैश एट बैंक एसेट है, ये भी नहीं लिखेंगे। कैश इन हैंड, दिस इज ऑल्सो एन एसेट, नहीं लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, दीज आर द एसेट्स, नहीं लिखेंगे। आपके पास ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटीज हैं, ये भी नहीं लिखेंगे। ये सारी वैल्यूज नीचे वाली अब नहीं लिखेंगे। जो लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, आप देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसमें इन्वेंट्री गिवन है, उसकी वैल्यू है वो 31 दिसंबर 2006 को गिवन है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो वो गिवन है 22,600 की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं 22,600 कॉस्ट ऑफ सेल्स जब कैलकुलेट करते हैं। बाकी जितनी वैल्यूज नहीं गिवन आप उनको जीरो कर दें, वो आपके पास वैल्यू नहीं, या आप डैश का साइन पुट कर दें। अदर इनकम में भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अदर इनकम यहाँ पर आ जाएगी, इसके नीचे अदर इनकम। अदर इनकम की वैल्यू जो है वो भी आपकी जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है, उसके भी आप डैश पुट कर देंगे इंटरनल कॉलम में, और एक्सटर्नल कॉलम में भी आप उसको डैश लिख देंगे, साइन लगा देंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आपने कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस किस तरह करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो नेट सेल्स का फिगर अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो नेट सेल्स का फिगर वही है जो आपका सेल्स का फिगर है, बिकॉज आपके पास कोई सेल्स रिटर्न तो हुई नहीं है। तो आपके पास ये फिगर यहाँ पर 108 100 एंड 1800, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में दो फिगर्स हैं कि 59,700 का फिगर है परचेजेस का, इसको इसमें से आपने क्लोजिंग वैल्यू माइनस करनी है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 22,000। आप ये माइनस कर देंगे 22,600। आपने गुड्स परचेज की थी 59,700 की, और उसमें से जो सेल नहीं हुई वो 22,600 की हैं, तो रिमेनिंग आपकी जो सेल हुई हैं उनकी कॉस्ट है 37,100। ये आपने यहाँ पर फिगर रिपोर्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने ये वाला फिगर यहाँ पर लिखा है इस जगह पर 37,100। आपने यहाँ पर इस फिगर को रिपोर्ट नहीं करना, ठीक है। आपने जहाँ मैंने लिखा है वहां पर ही आपने इसको रिपोर्ट करना है। अब देखें, जब आपने यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी, मैंने एक एरो लगाया था कि यू विल डिडक्ट फ्रॉम नेट सेल्स द कॉस्ट ऑफ सेल्स, आप इसे माइनस करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है, असाइनमेंट भेजी है, उन्होंने ये साइन भी पुट किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने साइन इसलिए पुट किया था कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, बाकी इसके पुट करने के कोई फाइनेंशियल रीजन नहीं है कि आपने प्रेजेंटेशन में इसे पुट करना है जब आपने बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहां तक आपने नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देने, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा? आपके पास 1,08,100 की सेल्स हुई हैं, ठीक है, और उसमें से 37,100 उनकी कॉस्ट है, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई, डिफरेंस आया 63,700 का। ये प्रॉफिट होता है, लेकिन इस प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट का नेम देते हैं क्योंकि अभी हमने इसमें से बाकी कॉस्ट माइनस करनी है, ठीक है, अदर देन कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने अदर इनकम का फिगर ट्रांसफर करना वो है ही नहीं, अब आप एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे। अब एक्सपेंसेस का टोटल कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, जैसे 9800 एक वैल्यू है, प्लस 2300, प्लस आपकी 2600 वैल्यू है, प्लस आपके पास 3800 के एक्सपेंसेस हैं, और प्लस 4600 के एक्सपेंसेस हैं। ये सारे एक्सपेंसेस बनते हैं 23,100 के। आप कुछ स्टूडेंट्स ने इनको इस जगह पे रिपोर्ट किया हुआ है, ये नहीं आपने करना, ठीक है। जब आपने एक्सपेंसेस का टोटल करना है तो उन्हें आउटर कॉलम में लेके चले जाना है।
अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो आया फिगर, ये आपका आया 63,700, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें ऐड करनी अदर इनकम जो कि 0 है, और उसमें से आपने जो माइनस करना है वो आपने करना है 23,100, टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देने। तो आपके पास वैल्यू आएगी 40,600। ये जो वैल्यू आती है ये भी आपका प्रॉफिट है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि अभी हमने इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, जो इनकम आ रही थी उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। अच्छा, इसके बाद हम इसमें से ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वी डिडक्ट फ्रॉम दीज इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करते हैं, वी डिडक्ट फाइनेंस कॉस्ट। जो फाइनेंस कॉस्ट होती है वो आपके इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन और डेट, जो भी आपका वर्ड आप यूज करना चाहें। तो वो हमारे पास कितनी वैल्यू है, इंटरेस्ट ऑन लोन 0 वैल्यू है ही कोई नहीं। इसका मतलब है कि जो आपके पास प्रॉफिट बच गया 40,600 का, दिस प्रॉफिट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। या आप इसे नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, दिस इज नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। आप लोग कुछ लोगों ने क्या किया यहाँ पर, जो एरर की है वो एरर, एक तो ये किया है कि कुछ लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स जब कैलकुलेट की है तो परचेजेस में ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है 22,600 वो उन्होंने ऐड कर दी है। तो आपने इसको ऐड अप नहीं करना, ये माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो था क्वेश्चन नंबर 5.4। ये तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन था, इसमें कोई चीज नई नहीं थी, ठीक है। अब सिर्फ इसमें एक चीज न्यू है, और वो क्या है आप देखें, उसने कहा है 5.4 में कि ऑन 30 जून 2004 ये आपके द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ एलन ग्रे। ये आपकी क्लोजिंग डेट है जिस पे आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और उसने इन्वेंट्री की जो वैल्यू दी हुई है वो उसने दी है 1 जुलाई 2003 को। ये ओपनिंग डेट है साल की आपके बिजनेस के, जो अकाउंटिंग पीरियड है उसकी। तो ये आपकी ओपनिंग डेट थी, ओपनिंग डेट पे आपके पास इन्वेंट्री आई है, वो कितने की गिवन है, उसने 45,500 की दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक जो कल मैंने पढ़ाया और अभी आपको मैंने उसका रिवाइज करवाया, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अली मर्दान इस्बानी, आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लिए थे तो आप लेक्चर भी उधर से डाउनलोड कर लेते। वैसे मैंने ये जो ग्रुप बनाया गूगल क्लासरूम, उसमें मैंने ये दोनों कल के लेक्चर्स की शीट्स ऐड कर दी थी। आप उधर ऐड नहीं है मेरे ख्याल में, कि आपको मिली नहीं है, आपने स्क्रीनशॉट्स आपको लेने पड़े। ठीक है, वहां मैंने फाइल अपलोड कर दी थी लेक्चर के बाद। तो आज की फाइल भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप चलें, स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। जाजेब, कौन से लिंक नहीं खुले थे, मैंने क्लास में ऐड किया हुआ है। जो बच्चे उधर ऐड है ना, जिनके क्लास गूगल क्लासरूम में, उनका लिंक ओपन हो जाता है, ठीक है, उनको जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर वो आपसे पासवर्ड मांगता है तो फिर आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको वो पासवर्ड दे दूंगा, फिर आप ओपन कर लें। अली मर्दान, आप भी कर लीजिएगा, मुझे ये उसमें मुझे बता दीजिएगा। अगर तो वो आपसे पासवर्ड मांगता है गूगल क्लासरूम का, तो वो मैं आपको दे दूंगा, जिस किसी का अगर नहीं खुलता तो। जन्नत सलीम, आपका क्वेश्चन है कि व्हीकल रनिंग कॉस्ट को हम कैरेज इनवर्ड्स में
क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ, उसकी रीजन ये है कि जब आपको वो पेपर में क्वेश्चन में बताएगा कि ये कैरेज इनवर्ड है, तब आपने लिखना है। और जब आपको वो बताएगा कि व्हीकल कॉस्ट है दैट इज रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तब आपने उसको कैरेज इनवर्ड में लिखना, अदरवाइज दैट वुड बी एक्सपेंस, ठीक है। मायरा जावेद, आपका जो क्वेश्चन है ना कि क्या हम इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं, तो आप इनकम स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट ही लिखें, ठीक है। जो लिखवा रहा हूँ टर्म्स यही यूज होती हैं। दूसरे नंबर पर आपने कहा है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक चैप्टर आएगा, हम वहां पर पढ़ेंगे इसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। अभी वो काफी दूर है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट्स के नेम बता रहा हूँ वही आपने याद रखने हैं। मुस्कान, हाँ जी, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो आंसर होगा वो आपने जो राइट हैंड साइड पे कॉलम होता है उसमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। और एक्सपेंसेस का भी ऐसे ही आपने करना है, उसका जो सम होगा वो आपने ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड वाले कॉलम में, एक्सटर्नल कॉलम में। देखें, कॉलम जो मैंने बनाए हैं वो पेज के बाय द राइट मार्जिन बनाए हुए हैं। तो एक इंटरनल कॉलम है, एक्सटर्नल कॉलम है। इंटरनल कॉलम्स में हमने वैल्यूज लिखी हैं और उनके नेट वैल्यूज जो हैं या टोटल, वो हमने एक्सटर्नल में ट्रांसफर किए हैं, जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम है, ठीक है। मदिहा, आप इसको करें, रिज्वाइन करें, आपको आवाज आपकी सही हो जानी है। मुस्कान, जो लिंक अगर ओपन नहीं हुए तो वो बताएं मुझे कि आपसे उसने क्या, गूगल क्लासरूम ने पासवर्ड तो नहीं मांगा, ठीक है। अगर आप किसी और ईमेल एड्रेस से उसे खोलेंगे तो फिर नहीं वो खुलेगा, अपने ईमेल एड्रेस पे जाके आपने खोलना है। 5.2 को मैंने आपको रिपीट किया, अभी मैंने करवा दिया है। अगर इसमें कोई चीज प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ उसको, मुस्कान, एनक्रिप्टेड है तो उसमें को पासवर्ड तो वो पूछेगा। अगर पासवर्ड पूछ रहा है तो मुझे बता दें। मैं दोबारा उसको कर लेता हूँ, उनको आज अपलोड कर दूंगा फाइल्स को, अगर नहीं खुल रही तो मुझे कल ही आपको बता देना चाहिए था। जनरल फाइनेंस कॉस्ट ये होती है कि आपने किसी से अगर लोन लिया है तो वो उस लोन को, लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, जैसे उसको हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। जैसे आपने बैंक से कर्जा ले लिया और वो उस कर्जे से आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो जो आपका लोन है उस पे जो आप एडिशनल अमाउंट जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगी। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों का, अगर कुछ सब कह रहे हैं कि नहीं ओपन हुई गूगल में फाइल, तो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो चलें, वो दोबारा ओपन हो जाएंगी। अगर वो पासवर्ड मांग रहा है तो चले, मैं पासवर्ड आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो आपने जिसका नहीं खुल रहा वो मुझसे पासवर्ड ले ले, ठीक है। पासवर्ड मैं आपको दे दूंगा। जमशेद, हाँ जी, जिस जिसके नहीं ओपन हुए यार, आपको मैं दोबारा वो भेज दूंगा। जकाउल्ला जकी, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैंने उस पे गूगल क्लासरूम में ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर नोट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ क्लास के, क्लास लेक्चर के बाद, ठीक है। तो उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, लेकिन उसको आप मेल कर दें मुझे।
अवैस खान, जो हमारे पास आपने कहा है ना कि ऐड अदर इनकम में इनकम ही ऐड होती है, एक्सपेंसेस नहीं लिखते। जैसे देखें, आप सेल कर रहे हैं, गुड्स की सेल परचेज कर रहे हैं, तो आपको कोई एक बिल्डिंग थी, घर खाली पड़ा था, आपने रेंट पे दे दिया, उसका जो रेंट ले रहे हैं वो आपकी बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसको आप अदर इनकम लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, आपने कहा मैं इसको ना बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करवा देता हूँ, वहां से जो रिटर्न आएगा दैट वुड बी योर अदर इनकम। ठीक है, वो अभी तक क्वेश्चन में आई नहीं है कोई अदर इनकम। इम्तियाज, मैं आपको ईमेल एड्रेस दे देता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है? वो मैं दोबारा फाइल्स अपलोड कर देता हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा देखें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है किसी का भी, ठीक है? मैं आज दोबारा अपलोड कर देता हूँ उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फाइल्स को, तो वो आपकी ओपन हो जाएंगी, मैं पुरानी फाइल्स वहां से डिलीट कर दूंगा। जवेरिया, मैं ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, आप मुझे ईमेल कर दें जो न्यू कमर्स हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ऐड कर लेता हूँ गूगल क्लासरूम में, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, 5.4 में कोई इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आपने पूछनी हो ताकि हम आगे प्रोसीड करें फर्दर। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब हमने 5.4 है, 5.4 आपने कर लिया था, मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया था, इसको भी मैं आपको करवा देता हूँ असाइनमेंट, ठीक है? ताकि आप, इसमें भी कुछ एरर्स थे, बच्चों ने कुछ ने मुझे ये सेंड की थी फाइल, तो उसमें एरर्स आ रहे थे। अब देखें, इसमें भी 5.4 में भी, अच्छा जो क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट है या लॉस है? देखें, आपने जैसे एक प्रोडक्ट लिया है, आप जाते हैं मार्केट में, आप एक गाड़ी लेते हैं, आप लेते हैं गाड़ी 10 लाख की, और आप जाके आगे किसी को सेल कर देते हैं 15 लाख की, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया? आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 10 लाख आपने लगाए, और आपने उसको आगे 13 लाख में अगर सेल कर दिया, तो इसका मतलब है 3 लाख आपका प्रॉफिट है। इसी तरह जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमारे पास अगर नेट सेल्स जो हैं वो आपके ज्यादा है सेल्स रेवेन्यू के, आपने जैसे ये क्वेश्चन, आप पिछला पिछला क्वेश्चन में आप देखें कि आपने जो सेल की थी, वो सेल कितने की थी आपके इस क्वेश्चन में? 5.2 में जो भी हमने किया, आपकी सेल्स थी जैसे इस क्वेश्चन में 1,08,000 आपने अर्न किया सेल करके गुड से, और उन चीजों की जो कॉस्ट थी वो थी 37,100, 37,100, तो 63,700 यू जनरेटेड मोर देन द कॉस्ट, आपने कॉस्ट से ज्यादा जनरेट किए हैं, तो इसका मतलब है दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? जो सेल्स, नेट सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है? इसी तरह देखें, जो हमारे पास यहाँ पर 5.4 में ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, रबाब ज़ारा, हाँ जी ऐड करना है, वो ऐड हो जाएगा, अभी मैं ये करवाने लगा क्वेश्चन, तो अगर आप अपना सोल्यूशन कंपेयर कर लें सारे लोग ना, फिर उसके बाद हम
आगे चलते हैं फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। अब देखें, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5.4। हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। उसने कहा है कि आपके पास जो डाटा अवेलेबल है 30 जून 2004, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ एलन ग्रे। दिस इज द नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द नेम। नेम इज एलन ग्रे। वो आपने नेम लिख लेना है। नेम लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आप नीचे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये नेम आ गया। आप कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं? ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, डेट गिवन है। किस डेट को ईयर एंड हो रहा है? अकाउंटिंग ईयर 30 जून को 2000 एंड आपके पास ये 4 है। आपने ये फॉर्मेट बना लिया। ये फॉर्मेट जब आपने बना लिया, ये ऊपर वाला, अब आप क्या करेंगे? अब आपने इसके 2 कॉलम्स बना लेने हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कॉलम, इंटरनल कॉलम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप में से एक बात याद रखिएगा कि आप हैंड रेज कर देते हैं। आपने क्वेश्चन टाइप कर देना है। क्वेश्चन आंसर्स में जाके अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, वो मेरे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं आपके माइक्स जो हैं उनको टर्न ऑन नहीं कर सकता ताकि आपसे बात हो सके। तो उसके लिए यही है कि आप अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर दें ताकि वो मेरे पास आ जाए और मैं आपको आंसर कर दूं। उसमें एक और बात है कि जो क्लासेस हैं फेस टू फेस, उसका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फेस टू फेस क्लासेस हैं वो अपने अपने सेंटर्स में हो रही होनी है। आपने अपने सेंटर से पता करना है। टॉपिक से रिलेटेड आप पूछें क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द सेल्स, देन यू विल डिडक्ट फ्रॉम दिस सेल्स रिटर्न। आपके जो आंसर आएगा इसका, जो नेट सेल्स आएंगी उसकी वैल्यू आप एक्सटर्नल कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। फिर आप इसमें से क्या करेंगे? इसमें से आपने माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। यू विल डिडक्ट फ्रॉम नेट सेल्स द कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करनी है तो उसका मेथड ये होता है कि आपने ओपनिंग स्टॉक कंसीडर करना है, प्लस उसमें ड्यूरिंग द ईयर जो परचेजेस की हैं वो ऐड कर लेनी है। ठीक है, प्लस कैरिज इनवर्ड अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वो ऐड कर लेना है, जो आपने चीजें गुड्स परचेज की और उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिए। फिर उसके बाद आपके परचेजेस रिटर्न्स हैं तो उसको आपने क्या कर देना? माइनस कर देना है। और क्लोजिंग स्टॉक भी आप माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो आप इंटरनल कॉलम में लाइन लगा के उसको ट्रांसफर कर देंगे एक्सटर्नल कॉलम में। आपके पास फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें क्या करेंगे? फिर आप में इसमें ऐड कर लेनी है अदर इनकम। अदर इनकम जब क्वेश्चन में गिवन होंगी तो वो आपने ऐड करनी है, नहीं होंगी तो ये जीरो है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है, आपने लेस कर देने हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इतना फॉर्मेट बना के आपने इसको छोड़ देना है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, देखें सबसे पहले आपकी वैल्यू जो आ रही है 5.4 में वो परचेजेस की है। परचेजेस को हम लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द परचेजेस इज 222,000। ये आप यहाँ पर परचेजेस के सामने इंटरनल कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड वैल्यू इज द सेल्स। सेल्स हमारी इनकम होती है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट हमारे पास सेल्स की वैल्यू गिवन है 374,600। ये आप यहाँ पर वैल्यू सेल्स के सामने लिख देंगे। थर्ड हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री डेट से आपको पता चलेगी। ट्रायल बैलेंस में वैसे भी जो इन्वेंट्री गिवन होती है वो ओपनिंग ही गिवन होती है। तो ओपनिंग वैल्यू जो है इन्वेंट्री की, दैट इज 45,500। कितनी है? 45,500 की। तो इसको आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में 45,500 लिख देंगे।
अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। ये दो फिगर अब इकट्ठे हो गए। आपके पास सपोज करें 45,500 की गुड्स पड़ी हुई थी जो आपने ना पिछले साल परचेज की थी, सेल नहीं हुई थी। 31 दिसंबर आपका आ गया, या कोई ईयर एंड आ गया, जैसे इसका 30 जून है तो 30 जून आ गया। 30 जून को 2003 को ये पड़ी हुई थी आपके पास क्लोजिंग, वही आपके पास 1 जुलाई को 2003 को एज एन ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, आपके पास 45,500 की गुड्स थी, आपने 2,22,000 की और परचेज कर ली। अब आपके पास टोटल अवेलेबल गुड्स जो हो गई हैं वो ये दोनों को एड अप करके हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें से नेक्स्ट उसने दिया है जो सेल नहीं सेल होंगी वो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएंगी। आपके पास उसने कहा कि रेंट एंड रेट्स हैं 24,000 के। रेंट एंड रेट्स जो होते हैं ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ये कितने हैं आपके पास? 24,600। तो ये आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाके इंटरनल कॉलम में लिख देंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज भी एक्सपेंसेस हैं। वेजेस एंड सैलरीज कितने हैं? 33,500 के, ये भी आप एक्सपेंसेस में लिख देंगे। 33,500 दीज आर द वेजेस एंड सैलरीज। ठीक हो गया। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग है। मतलब हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे देखें ऑफिस हैं, कोई भी है, आपने उसमें लाइट तो लगाई होगी, लेकिन विंटर सीजन जब आता है तो आप हीटर भी लगाते हैं। ठीक है, उसको हीट भी कर देनी है, या वो ऑफिस को गर्म भी रखना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आपने ठंडा रखना है, वो अदरवाइज वो गर्म खराब हो जाती हैं, पेरिश हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको कूलिंग का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। तो हीटिंग एंड लाइटिंग आपकी जो कॉस्ट है वो है 3600 की। तो 3600 आप यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्या है? आपकी हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ये आपकी एक्सपेंसेस है। उसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। आपने कोई रिपेयर करवाया, कोई ऑफिस में चीज खराब हो गई, हो सकता है फर्नीचर खराब हो गया है, या कोई ऑफिस में वॉल डैमेज हो गई है, कहीं से फ्लोर डैमेज हो गया है, तो आपने उसको रिपेयर करवाया। इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो सकती है, कोई वायर्स डैमेज हो सकती है, आप उनको रिपेयर करवा रहे हैं। तो ये जो रिपेयर्स का एक्सपेंस है ये भी आप एक्सपेंसेस में लिखेंगे। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1800 का। फिर आपके पास आता है मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस है। सिंपल मोटर व्हीकल लिखा हो तो एसेट होता है, यहाँ मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें व्हीकल रनिंग कॉस्ट थी, एक ही चीज है। मोटर एक्सपेंसेस, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस वो कितने हैं? मोटर एक्सपेंसेस लिखे हो, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस लिखे हो, व्हीकल एक्सपेंसेस लिखे हो, या मोटर रनिंग कॉस्ट लिखी हो। ठीक है, ये सब एक ही चीज है और ये सारे एक्सपेंसेस में आएंगे। फिर आपके पास आते हैं जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आपके हैं 10,600 के, आप इनको भी एक्सपेंसेस में लिख देंगे, जनरल एक्सपेंसेस। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है ना वो आते हैं क्या क्या चीजें। उसने कहा है कि आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है, ये आपके पास एसेट्स हैं, आप इनको नहीं लिखेंगे। ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटीज हैं, ये वैल्यू भी काट दें। कैश एट बैंक है, वो भी एसेट है। प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं, ये भी एसेट हैं। मोटर व्हीकल भी एसेट्स हैं। कैपिटल, ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। ड्राइंग्स हैं, ये भी आपके पास बिजनेस उसमें जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू है। उसके बाद उसने दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे ट्रायल बैलेंस के बाद दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन एट 30 जून 2004, वैल्यू इज 52,000। तो ये 52,000 यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसके नेट वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले सेल्स की नेट वैल्यू निकालें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेल्स? 374,600। सेल्स रिटर्न्स कुछ नहीं है, जीरो है, तो आपके पास 374,600 आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 45,500 का, प्लस आप उसमें ऐड कर लेंगे 22,000 एंड 22 222,000।
आपके पास 222,000 आ गई वैल्यू, प्लस आप उसमें 45,500 अगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है टोटल 267,500। ये आपके पास मटेरियल अवेलेबल था जो आपने सेल करना था, जो गुड्स अवेलेबल थी जो सेल करनी थी, लेकिन उसमें से 52,000 की सेल्स नहीं हो सकी, वो आप उसमें से माइनस कर लेंगे। आपके पास कैरेज का कोई एक्सपेंस नहीं, कैरेज इनवर्ड परचेजेस रिटर्न्स भी कोई नहीं है, तो आप 52,000 जो है उसमें से माइनस कर देंगे 52,000 व्हेन यू विल डिडक्ट दिस फ्रॉम अबव वैल्यूज, अबव टू वैल्यूज, तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आएगी 215,500। ठीक है, अब आप निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आपने आपके पास 374,600 की सेल्स हुई हैं, 374,600 ये आपकी हुई है सेल्स। ठीक है, उन सेल्स की जो कॉस्ट आई है, जो गुड सेल की है उनकी कॉस्ट थी 215,500, तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट बच गया है वो 159,100 बचा है। ठीक है, अदर इनकम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट मीन जीरो। और फिर आप इसके बाद एक्सपेंसेस पे आ जाएं। एक्सपेंसेस जो है उसका टोटल करें 24,600। ठीक है, प्लस इसमें ऐड अप कौन सी वैल्यू हो जाएगी, इसमें ऐड अप सेकंड वैल्यू 33,500 ये ऐड हो जाएगा। फिर उसमें आप ऐड करेंगे 3600 जो नेक्स्ट वैल्यू है, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक्सपेंस है 1800, वो भी ऐड अप कर दें। फिर आपके एक्सपेंस है 3600 का, वो भी आप ऐड अप कर दें, और देन आपके पास आ जाता है 10,600 का एक्सपेंस। तो टोटल आप करेंगे तो टोटल आपका बनेगा 77,700, दिस इज योर टोटल एक्सपेंस। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू है 159,000, ये आपने हमने जो ऊपर कैलकुलेट की हुई है 159,000 एंड 100, उसमें से आप माइनस कर देंगे ये टोटल एक्सपेंस। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 81,400। दिस वुड बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस वुड बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा इसमें से आप माइनस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन, इट मींस दैट वुड बी जीरो। ठीक है, वो आपने माइनस की, तो रिमेनिंग जो आपके पास बैलेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट 81,400 का ही आएगा। दिस वुड बी योर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, you can say this is profit after interest as well, profit आफ्टर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट बच गया है, वो आपका बचता है 81,400 का। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सैयदा हफ्सा बीबी, जो ऑनलाइन सेशन है वो ऐसे ही चलेगा और मैं ही कंटिन्यू करूंगा इसको। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। जाजेब, ओके गुड, समझ आ गई, वेरी गुड। बाकी कोई और जिसको समझ ना आई हो, कोई इसमें प्रॉब्लम हो, इनकम स्टेटमेंट में कोई चीज पूछनी हो? सारे में अटेंडेंस आपकी यही होती है, जो आप आ जाते हैं आपकी अटेंडेंस हो जाती है, सेशन अटेंड किया होता है आपने। मुस्कान, ओके वेरी गुड, समझ आ गई। अलिशबा, आपको समझ आ गई? चलें, अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं फर्दर। ठीक है।
अच्छा यहाँ देखें, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हमने बना ली। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हमारे लिए हाँ जी, फिजिकल क्लासेस अब भी आप जो लेना चाहते हैं वो ले लें, लेकिन मेरी क्लास होती रहेगी, आप अटेंड कर लें। जो भी आप जब भी आपने क्लास लेनी है ये आप अटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा चलें, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे प्रिपेयर करनी है, और फिर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ से आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि वो कैसे आपकी प्रिपेयर होगी। ठीक है, अच्छा देखें, अच्छा कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कल जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हमने जो आईकॉम में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉलम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे जाके पढ़े हैं, क्या हम इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट कर सकते हैं? तो आपके लिए ये है कि आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, आपको वो कॉलम्स में नहीं मांगेगा। आप आईसीएम में आ गए तो आप अपनी अप्रोच जो है वो चेंज कर लें। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने आईकॉम डी कॉम वगैरह में पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप अपने आप को चेंज करें इसके अकॉर्डिंगली। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उस तरह करें ताकि आपको पेपर में कोई मसला ना हो। आप अगर वहाँ पर अपने मेथड्स अपने तरीके से करते हुए चले आएंगे और हो सकता है कि जब पेपर आए आपको आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना हो, उस तरह के ऑनलाइन फॉर्मेट ही ना अवेलेबल हो, तो फिर आप लोगों के लिए मसला बनना है। ठीक है, अच्छा देखें, अभी हमारे पास ना आज हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए आपके लिए प्रिपेयर करना। देखें, वेन एवर यू विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप सबसे पहले जो बिजनेस का नेम होता है वो आप लिखते हैं। ठीक है, आपने सबसे ऊपर क्या लिखना है? बिजनेस नेम। ठीक है, बिजनेस नेम लिखने के बाद यू विल राइट डाउन द स्टेटमेंट नेम, विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट यू आर प्रिपेयरिंग। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2019, इस तरह आप प्रिपेयर करेंगे फॉर्मेट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप ये फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर भी आप कॉलम प्रिपेयर करेंगे। कॉलम में डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होंगे इसमें भी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटरनल कॉलम होगा और एक्सटर्नल कॉलम होगा। ठीक है, आपने इंटरनल कॉलम प्रिपेयर करने और एक्सटर्नल कॉलम प्रिपेयर करने, दो कॉलम आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपने कैलकुलेट जब स्टेटमेंट तैयार करनी है तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो पहली चीज होगी वो आपकी होगी, आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स आपके क्या हैं। ठीक है, ये हेडिंग होगा फर्स्ट कि आपका नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं।
जो भी नॉन करंट एसेट्स होंगे वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स जो होंगे उसके बाद आप देखें, जब आपने फॉर्मेट रफ बनाना है तो आपने वैल्यूज पुट नहीं करनी, ठीक है, ना ही नेम लिखना है कि कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स होते हैं। वो आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना है। आपने जो सेकंड नंबर पर लिखना है ये पहली चीज आपने लिखनी है। आपने इसके बाद कुछ 4 से 5 लाइंस छोड़ देनी है, फिर आप उसके बाद लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स होते हैं वो भी जब आप लिखेंगे आपने उसमें कोई नेम नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, जब वो क्वेश्चन में आएंगे तब लिखेंगे। और जब ये भी करंट एसेट्स भी लिखेंगे तो आपने क्या करना है, आपने फिर थोड़ा फॉर्मेट में क्या करना है, 5-6 लाइंस छोड़ देनी है। जब आप ये 5-6 लाइंस छोड़ देंगे उसके बाद आपने लिखना है करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज जो होंगी उसके बाद आपने इनके लिए भी 5-6 लाइंस छोड़ देनी है। देन यू विल राइट डाउन नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज ये जो आपने लिख ली उसके बाद आप फर्दर क्या करेंगे कि आपने इसमें और चीजें लिखनी है। वो कौन सी चीजें होंगी, देखें। नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इनके सब के टोटल कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको ना एसेट्स बताता हूँ कि हमारे नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखें, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, ये आपका नॉन करंट एसेट है। कलेक्टिवली दिस इज नोन एज प्रीमिसेस, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू इंटरनल कॉलम में लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने मोटर व्हीकल्स अगर गिवन है सेकंड एसेट फॉर एग्जांपल, तो आपने मोटर व्हीकल्स यहां लिख देनी है, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू में इंटरनल कॉलम में लिखनी है। फिर आपके पास नेक्स्ट आएगा, वो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास फर्नीचर है, उसकी वैल्यू आप लिख रहे हैं। फिर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम परमानेंट बिजनेस यूज के लिए आपने रखे हुए हैं, उनको आप लिख रहे हैं। जो इंटरनल कॉलम होता है इसका टोटल करके इसकी वैल्यू टोटल के एक्सटर्नल कॉलम में आपने ट्रांसफर कर देनी है, ठीक हो गया। अब फिर क्या करेंगे, करंट एसेट्स ऐसे ही आप लिखेंगे। करंट एसेट्स में आपके पास कैश इन हैंड हो सकता है कि आपके पास जो ऑफिस में कैश पड़ी हुई है वो। फिर आपके पास कैश एट बैंक हो सकता है कि आपके पास जो बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपका करंट एसेट है। फिर आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं उसका बैलेंस हो सकता है। इन सब की वैल्यूज आप इंटरनल कॉलम्स में लिखते जाएंगे, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज आपने लिखनी है, देखें हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, वहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर दिया कि ये हमारी सेल नहीं हुई इसलिए कॉस्ट नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सेल नहीं हुई तो वो हमारा एसेट भी तो है, अगर वो सेल नहीं हुई तो वो हमारा क्या है, एसेट है। तो इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक होगा या क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी आप उसको यहां पर रिपोर्ट करेंगे करंट एसेट्स में, ठीक हो गया। जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको कहां रिपोर्ट करेंगे, करंट एसेट्स में। दो जगह पे क्लोजिंग इन्वेंट्री रिपोर्ट होती है, एक जगह माइनस हो जाती है इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें से, और दूसरी जगह पे ये करंट एसेट्स में चली जाती है क्योंकि हमारा ये स्टॉक बच गया, अनसोल्ड है, और अगले साल हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सेल कर देंगे, ठीक है। अच्छा,
आपके पास फॉर एग्जांपल यही आपके पास एसेट्स, करंट एसेट्स हैं, आपने इनका टोटल करना है और इनको ट्रांसफर कर देना है एक्सटर्नल कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ देखें, जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, अब आप क्या कर लें, आप इन दोनों जो एसेट्स हैं इनकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लें, टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लें। टोटल एसेट्स आपके करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स दोनों आ जाएंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दोनों ही आपके पास इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर आपने इसका टोटल कर लेना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की वैल्यू को, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा और ये एक्सटर्नल कॉलम के अंदर ही करना है आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने करंट लायबिलिटीज को देखना है। जो करंट लायबिलिटीज हैं उसमें आपके पास क्या आ जाते हैं, आपके पास जो ट्रेड पेएबल्स हैं फॉर एग्जांपल, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने जो बैंक ओवरड्राफ्ट करवाया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है बिजनेस जो होते हैं ना उनको बैंक ये फैसिलिटी देता है कि अगर समटाइम्स ये होता है कि आपके पास बिजनेस के पास कैश खत्म हो जाती है बिजनेस के अकाउंट में, तो वो एक लिमिट बता देता है, जैसे कि 50,000, 100,000, 200,000 आप ज्यादा निकलवा सकते हैं बैंक से ओवरड्राफ्ट। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है कि विद इन सम डेज आपने उनको फिर वो रीपे करने होते हैं, ठीक है। तो इसे दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज अ करंट लायबिलिटी। तो वो आपके पास क्या है, करंट लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं हमारे पास यही करंट लायबिलिटीज हैं दो, इनको आपने क्या करना है, इंटरनल कॉलम में इनका टोटल करके एक्सटर्नल कॉलम में ट्रांसफर कर देना है। फिर आपके पास आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में नॉर्मली अभी तक स्टार्ट में एक बैंक लोन ही होगा, एक वो लायबिलिटीज जो मोर देन 1 ईयर रिक्वायर्ड है जिनको, जिनकी पेमेंट होने में, ठीक है। तो आप इनके जो बैलेंसेस हैं उसको भी आप एक्सटर्नल कॉलम में ट्रांसफर कर लेंगे। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपने टोटल लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर लेनी है कि आपके पास एसेट्स का टोटल कितना है और लायबिलिटीज का टोटल कितना है, ठीक हो गया। फिर आपने जो कैलकुलेशन करनी एक और, कि आपने नेट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास टोटल जितने एसेट्स हैं वैल्यू आपके पास ऊपर, उसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, उसमें से क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो आपके पास नेट एसेट्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है। जो लास्ट चीज होती है इसमें वो आपकी होती है फाइनेंस बाय सेक्शन होता है। फाइनेंस बाय का मतलब ये होता है कि ये जो बिजनेस में एसेट्स हैं ये कहाँ से आए हैं, किसने इनको फाइनेंस किया है, या ओनर की इन्वेस्टमेंट क्या है बिजनेस में। दिस इज द फिफ्थ वन इज फाइनेंस्ड बाय। फाइनेंस बाय का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले यू विल राइट डाउन द ओपनिंग कैपिटल, के साल का स्टार्ट था तो ओपनिंग कैपिटल कितना था, कितने से हमने ये साल स्टार्ट किया, ठीक है, करंट अकाउंटिंग पीरियड, प्लस उसमें कर देंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब ये है कि आपके जो ऑनर है उसने ड्यूरिंग द ईयर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कर दी है तो वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगा। प्लस उसमें अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आया है तो नेट प्रॉफिट आप उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर लॉस आया है, ठीक है, तो नेट लॉस माइनस कर दिया जाता है इसमें से, ठीक है। लॉस होने से ऑनर का कैपिटल कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑनर जो है उसने अल्टीमेटली लॉस बेयर करना होता है।
जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऐड होता है, जो अब माइनस हो रहा है तो हमने उसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट ऐड हो गया, फिर जो ओनर चीजें लेके जाता है बिजनेस में से, ड्राइंग्स होती हैं, उससे कैपिटल कम होता है, उनको आप इसमें से माइनस कर लेते हैं। जब ये माइनस हो जाती हैं तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है कि एंड पे कितना कैपिटल बच गया, क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पर आप देखें एक चीज कि जो क्लोजिंग कैपिटल का आंसर आएगा वो नेट एसेट्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेट एसेट्स जो हैं दे मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल आंसर। अगर ये सही नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने कहीं मिस्टेक की है क्वेश्चन में, ठीक है। जो आंसर आपने सोल्यूशन निकाला है उसमें कहीं मिस्टेक है, ठीक है। जो लोग आईकॉम वगैरह पढ़ के आए हैं उनसे फिर मैं कह रहा हूं कि आपने ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपने बैलेंस शीट ना तो वर्ड यूज करना है, ना ही आपने बैलेंस शीट के लिए वो जो फॉर्मेट आपने पढ़ा हुआ है कि आप एक साइड पे एसेट्स लिखेंगे, दूसरी साइड पे आप लायबिलिटीज और कैपिटल लिखेंगे, वो आपने नहीं बनाना। आपने ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यहां तक कोई जो फॉर्मेट में क्वेश्चन हो वो पूछ लें आप, ताकि हम आगे चलें, इसको फर्दर प्रोसीड करें, ठीक है। कुरातुल एन, एक मिनट मुझे मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर क्या है उसका, ठीक है। वो मैं अभी आगे आ गया हूँ तो फिर दोबारा उसको चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? मुस्कान लाइबिलिटीज और एसेट्स को प्लस नहीं करना, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ऐड करना है, ठीक है। टोटल एसेट्स निकल आएंगे। आपकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं उनको भी आप ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो आपके वो भी टोटल लाइबिलिटीज निकल आएंगी। ये जो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल लाइबिलिटीज है इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज ये दोनों ही ऐड हो जाती हैं, तो फिर आपके एसेट्स बन जाते हैं, ठीक है। आपने एसेट्स में लाइबिलिटीज को ऐड नहीं करना, एसेट्स में एसेट ऐड करने, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज ऐड करनी है टोटल फाइंड आउट करने के लिए। अली मर्दान, हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स में फिक्सचर्स भी आएंगे, क्योंकि अगर जो भी चीज आपने परमानेंट बिजनेस यूज के लिए ली है वो आपके नॉन करंट एसेट्स में आएगी। रिमशा जाहिद, हाँ, जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी उसमें जो हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया हुआ था वो हम इधर यूज करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में और ओपनिंग कैपिटल में, और अगर उसमें से नेट लॉस हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। जहाजेब, जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं उसमें नॉर्मली आपका बैंक लोन ही आता है। ऐसी लाइबिलिटीज जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए ली हैं बिजनेस में, कि जैसे आपने लोन ले लिया, कंपनी से ले लिया, बैंक से ले लिया, वो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप पे करेंगे। मोर देन 1 ईयर जो आप कंसीडर करेंगे लाइबिलिटी, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होगी। यस अली मर्दान, फिक्सेस नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट। मियां स्टार, जो इनकम स्टेटमेंट है, कल मैंने जो शुरू के लेक्चर में स्टार्ट में पढ़ाया था, इनकम स्टेटमेंट शो करती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की 1 साल की परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस की, उसने प्रॉफिट अर्न किया है, उसके लॉस हुआ है, क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसके पास लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है, और उसका कैपिटल कितने का है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट।
मदीहा, जो हमने फाइनेंस बाय के जो कैलकुलेशन करनी है कि ओपनिंग कैपिटल कितना है प्लस उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड कर देना है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आएगा, अगर इनकम स्टेटमेंट जो हमने बनाई है उनमें से नेट प्रॉफिट आएगा, हम ऐड कर देंगे, लॉस आएगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। जो क्लोजिंग कैपिटल होगा उसका आंसर और जो नेट एसेट्स हैं उनका आंसर इक्वल होना चाहिए। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये खत्म हो गया, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो गए हैं। हाँ जी, एसेट्स में आपने करंट एसेट्स में, जहाँ जेब करंट एसेट्स में करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इनको टोटल कर लेंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज करंट और नॉन इन करंट इनको टोटल कर लेंगे और फिर इनका डिफरेंस लेंगे तो वो नेट हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे। नेट एसेट्स कैसे ऑब्टेन करने, देखिए नेट एसेट्स मुर्तजा नवीद, अगर आप देखें तो नेट एसेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, फोर्थ पॉइंट के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में मैंने रेड में लिखे हुए हैं। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि जो एसेट्स की टोटल वैल्यू आएगी उसमें से आपने लायबिलिटीज की टोटल वैल्यू माइनस कर लेनी है, तो वो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे। मियाँ उस्मान मोहम्मद खान, नॉन करंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज जो आपकी 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए होती हैं, कि मतलब आपने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले लिया, वो आपने कहा कि मैं आपको 3 साल बाद पे करूंगा, तो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आप विद इन अ ईयर पे कर देते हैं। नेट एसेट्स खफसा, देखें नेट एसेट फॉर एग्जांपल उसका एसेट का नेट एसेट्स का आंसर आता है ना 50,000, तो क्लोजिंग कैपिटल का भी जो आंसर आएगा वो 50,000 ही आना चाहिए। उसकी रीजन ये है, देखें इसकी रीजन क्या होती है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन एक पढ़ी थी किसी दौर में, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो हमने कैसे पढ़ी थी, उसका क्या फार्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। उस वही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें हमने ये किया था कि हमने कहा था कि जो हमारे पास एसेट्स हैं वो इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एसेट्स हैं वो हैं $1,000 के। हमने कैपिटल फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता कि कैपिटल कितना है, और लाइबिलिटीज है हमारे पास $400 की, ठीक है। लाइबिलिटीज हैं फॉर एग्जांपल $400 की। वी वांट टू कैलकुलेट द कैपिटल। हम कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, द 400 इज गिवन ऑन द लाइबिलिटीज, दिस इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, व्हेन वी विल ब्रिंग दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगी, वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ऐड हो रही है राइट हैंड साइड पे वैल्यू, तो दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाएगी, तो आपका कैपिटल आ जाएगा कितना, कैपिटल इज इक्वल टू $600। ये जो $600 है, अगर आप इसमें गौर करें तो हमने नेट एसेट्स जो कैलकुलेट कर किए ना, नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं, वो हमने कैलकुलेट किए हैं टोटल एसेट्स, आपके टोटल एसेट्स कितने, और उसमें से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दी हैं, ठीक है। आपके पास इस क्वेश्चन में यही आप ले लें, टोटल एसेट्स हैं आपके 1,000 के, और उसमें से 400 की टोटल लाइबिलिटीज हैं आपकी, तो डिफरेंस कितने का आया, 600 का। तो आप देखें सेम चीज है, नेम खाली एक नया आ गया है, कि आप जो कैपिटल है उसको नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, कैपिटल को क्या कह सकते हैं,
नेट एसेट्स बी कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नॉन करंट एसेट्स में एनसीए, मुस्कान, नॉन करंट एसेट्स में मैंने एनसीए कहीं नहीं लिखा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, सॉरी ये, ठीक है, दीज आर नॉन करंट लाइबिलिटीज, एनसीएल है, ठीक है, थैंक यू। सैयद मोहम्मद हादी, एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो ऑनर है वो बिजनेस में कोई नया इन्वेस्टमेंट कर देता है, कोई नए पैसे इंजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल वो 50,000 की नई इन्वेस्टमेंट कर देगा कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में कोई नई चीज़ है, एक्सपेंशन वगैरह के लिए ज़रूरत है, तो उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अगर ऑनर को इन्वेस्टमेंट कर देता है न्यू, तो जहां से ओपनिंग कैपिटल जो होगा वो ओपनिंग कैपिटल आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। क्लोजिंग तो आपने खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको कैपिटल की वैल्यू गिवन होती है वो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन होती है, क्लोजिंग तो आपने खुद फाइंड आउट करना होता है। मदीहा वेलकम। हमजा सईद, नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि जो ओपनिंग कैपिटल होता है वो नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में नहीं, ये नहीं है। देखें, नेट प्रॉफिट हो सकता है आपका नेट प्रॉफिट 10,000 हो, लेकिन आपने पैसे जो है वो 1 लाख लगाया हो, ये जरूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के इक्वल हो जाए, आपके ओपनिंग कैपिटल के। इस तरह की कोई चीज नहीं होती। अवैध खान, एडिशनल कैपिटल का मतलब है कि ओनर ड्यूरिंग द ईयर जो है करंट ईयर उसने नया पैसा बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट लगा दी है। सुनहरा, हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं ये फॉर्मेट उसका यही है, बेसिक लेवल पे आपने यही फॉलो करना है, ठीक है, जो मैंने आपको करवाया है। अच्छा, यहाँ तक ये हमारे पास था, फॉर्मेट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। कुरत एन आपका आंसर आया है कि 5.4 में नेट लॉस जो है वो 617,900 का आया है, ठीक है। चलें चेक कर लेते हैं। 5.4, 5.4 हमने आई थिंक सो यहाँ सॉल्व किया था, ये वाला। ये कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया नेट लॉस? अब यहाँ देखें, दोबारा समझ लें, आपने उसकी वैल्यूज जो हैं वो 5.4 में गलत लिख दी हैं सारी, आपने वो सब कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। आपने, मेरे ख्याल में आपने ये किया है कि आपकी जो नेट सेल्स की वैल्यू है यहाँ पर, इसमें आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर दी है, ठीक है, और इसमें आपने ये एक्सपेंसेस भी ऐड कर दिए। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने जो कॉस्ट ऑफ से जो सेल्स हैं, हमारे पास नेट सेल्स फिगर है हमारे पास 374,600, उसमें से आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती है वो निकलती है 215,500। वो माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है 159,100 का, और उसमें से आप 77,700 माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट 81,400 का बच जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर लें, अगर कोई मसला है तो पूछ लें अभी। मुस्कान, हाँ, जो इनकम स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन आपने किया कि इनकम स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट आएगा वही हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल में ऐड करेंगे। हाँ जी, वही करेंगे। अगर लॉस आएगा नेट लॉस तो उसको हम माइनस कर देंगे। कुरातुलैन, आप इसकी कैलकुलेशन दोबारा करें जो आपने की है।
आपने लॉस निकाल लिया, नेट लॉस, ऐसा नहीं, आप दोबारा कैलकुलेशन करें जैसे मैंने बताया और देखें आंसर यही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। इसमें चेक कर लें सारे लोग कैलकुलेशन करके कि आंसर ठीक है, क्योंकि इसी को मैं लेके आगे फर्दर प्रोसीड करने लगा हूँ क्वेश्चन को। महर जकाउल्ला, आप क्वेश्चन लिख दें, ठीक है, हैंड रेज किया हुआ आपने, आप क्वेश्चन लिख दें क्योंकि आपकी आवाज़ तो मुझ तक आएगी नहीं, तो दैट्स वाई यू मस्ट टाइप द यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हैंड रेज के साथ ही होगा। रिमशा करेक्ट है, ओके ओके, थैंक यू फॉर वेरिफिकेशन। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर 4, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था वो जरा मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कैसे की थी ये कैलकुलेशन और प्रॉफिट कितना निकाला था, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अब ये देखिए, हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है 5.1, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं ताकि क्योंकि बाकी जो है वो मैंने काफ़ी उसमें से कटिंग की हुई है तो इजी हो जाएगा। अब मुझे आप ये बता दें, कोई लास्ट कल हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5.1, तो उसका हमने नेट प्रॉफिट कितना निकाला था। क्वेश्चन नंबर 5.4 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो हमने इसका नेट प्रॉफिट जो निकाला था वो ये निकाला था 99,700 का, ठीक है। 99,700 का हमने इसमें से प्रॉफिट निकाला था। इसी नेट प्रॉफिट को हम लेके चलते हैं यहाँ पर आज के क्वेश्चन में कि हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 99,700। अगर किसी की कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस है तो वो मुझे बता दे। ये हमारे पास प्रॉफिट आया था, हमने कल जो कैलकुलेशंस की थी। हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पहले तो आपने फॉर्मेट पूरा बनाना है, ठीक है। मैं ज़रा जगह थोड़ी है इसलिए मैं ऐसे ही कैलकुलेशंस ये सारी चीज़ें पुट करने लगा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, कौन सी डेट है क्वेश्चन में जिसपे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5.1, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस डेट पे है, एज एट 31 मार्च 2006, इस डेट को आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब इस डेट पे जब आप प्रिपेयर करेंगे, आप देखें आपने 2 कॉलम इसके प्रिपेयर करने, इंटरनल एक्सटर्नल कॉलम। आपने जो पहली चीज इसमें लिखनी है वो है आपने यहाँ पर कि आपके पास नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं। मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ, आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करनी पेपर में भी और वैसे भी। नॉन करंट एसेट्स पहले लिखूंगा, देन आई विल राइट डाउन द करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स कितने, उसके लिए जगह छोड़ दूंगा। देन आई विल राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। हमारी करंट लाइबिलिटीज कितनी है वो लिख लूंगा, उसका हेडिंग आ गया। देन 4th नंबर पे मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है वो लिख लूंगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास नेट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, नेट एसेट्स कितने, और फाइनेंस बाय, फाइनेंस्ड बाय में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, प्लस उसमें एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, प्लस उसमें नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही है, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, लेस उसमें से ड्राइंग्स आ जाएंगी और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है।
अब हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जितने भी इनकम्स हैं और एक्सपेंसेस हैं उनको इग्नोर कर देना, हमने नहीं कंसीडर करना। अच्छा, जैसे यहाँ देखें उसने कहा जिमी बेल हैज जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। The following trial balance was extracted from his books on 31st March 2006। 31st March 2006 को उसने क्या किया, आपको वैल्यूज दे दी हैं, एक्सट्रैक्ट दे दिए, इंफॉर्मेशन दे दी है। सबसे पहली है कैपिटल। कैपिटल आपको 1 अप्रैल 2006 को दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल है। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल के सामने इसकी वैल्यू लिख देंगे। कितनी वैल्यू गिवन है, 135,000, उसे टिक कर लें और यहाँ पर लिख दें 135,000 इज द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। देन सेकंड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाएंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू टिक कर लें। वैल्यू है 32,600 की, तो आप ड्राइंग्स के यहाँ पर फाइनेंस बाय में 32,600 माइनस कर देंगे, ये आपका यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा ये वैल्यू। प्रीमिसेस आर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आप प्रीमिसेस लिख लें। प्रीमिसेस की वैल्यू कितनी है, 80,000, ये आप इंटरनल कॉलम में 80,000 लिख दें। फिर आपके पास आता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, ये भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, आप इसको भी यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में ऊपर लिख दें। फर्नीचर कितनी है, फर्नीचर एंड फिटिंग 25,000 के, आप 25,000 इंटरनल कॉलम में लिख दें। उसके बाद आपके मोटर व्हीकल्स हैं। मोटर व्हीकल्स भी आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, ये भी आप यहाँ पर लिख दें। मोटर व्हीकल्स नॉन करंट एसेट्स की फर्स्ट हेडिंग में मोटर व्हीकल्स। कॉस्ट कितनी है मोटर व्हीकल्स की, 40,000 की, वो 40,000 आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है। उसके बाद आप देखें ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स हैं, तो करंट एसेट्स में जाके आप यहाँ पर लिख दें कि आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है, 38,000। 38,000 यहाँ पर आप इंटरनल कॉलम में लिख दें। फिर आपके पास है ट्रेड पेएबल्स, तो ट्रेड पेएबल्स आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट होती है लायबिलिटी, क्रेडिट में गिवन है, तो आप करंट लायबिलिटीज में यू विल राइट डाउन ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कितने हैं, 17,400 के। ठीक है। उसके बाद आपके पास है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक जो है ये आपके पास करंट एसेट है कि आपके पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। कितने का बैंक बैलेंस है, वो आपका है 3900 का, वो भी आपका करंट एसेट है, वो लिख दें। सेल्स इनकम है, इनकम स्टेटमेंट में आएगी, नहीं लिखेंगे। परचेजेस भी इनकम स्टेटमेंट में आती हैं, नहीं लिखेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, नहीं लिखेंगे, इनको काट दें। हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। व्हीकल एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस हैं, गाड़ियों के एक्सपेंसेस। ठीक है। इसी तरह वेजेस एंड सैलरीज आर एक्सपेंसेस, हम इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं लिखेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको भी नहीं लिखेंगे। हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है 31 मार्च 2006 को, क्लोजिंग स्टॉक 32,600 का, इसको हम इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम करंट एसेट्स में ट्रीट कर लेते हैं। कितनी वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू है हमारे पास 32,600। नॉर्मली ये वाला एरर होता है कि आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर लेते हैं क्लोजिंग को, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसको नहीं लिखते। ठीक है। अब हमने सारी वैल्यूज लिख दी हैं, अब हम क्या करेंगे, इनके टोटल कर लेते हैं। अब जब हम टोटल करेंगे तो टोटल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो हम टोटल करते हैं किसका, नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स 80,000 के हमारे पास एसेट्स हैं प्रीमिसेस। ठीक है। 25,000 की हमारे पास हैं यहाँ पर फर्नीचर।
ठीक है, और फिटिंग्स। तो टोटल ये कितना बन गया, ये दो एसेट्स मिलाएं तो 105,000 प्लस हम इसमें तीसरा एसेट ऐड कर दें, ठीक है, जो 40,000 का, तो ये हमारे पास बन जाते हैं $145,000 के नॉन करंट एसेट्स हैं। फिर हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स का टोटल कर लेंगे। करंट एसेट्स के नीचे लाइन लगाएं इंटरनल कॉलम में, 38,000 आपकी वैल्यू है, उसमें आप वैल्यू ऐड कर दें 39,000 की, 3900 की, ये दोनों ऐड अप हो गई, ठीक है, प्लस आप उसमें ऐड अप कर दें 32,600, ठीक है। आप इसको ऐड अप करेंगे तो टोटल आपके करंट एसेट्स आ जाते हैं 74,500 के, ठीक हो गया। अब आप यहाँ देखें, जो करंट लाइबिलिटीज है वो एक ही है, आप इसी को ट्रांसफर कर दें। पहले आप सर टोटल एसेट्स निकाल लें, टोटल एसेट्स कितने आ गए। टोटल एसेट्स आपके पास आते हैं 74,500 प्लस आपके ऊपर नॉन करंट एसेट्स हैं 145,000 के, वो आप उसमें ऐड अप कर दें तो ये आपके टोटल एसेट्स बन जाते हैं 209,500 के, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर आप करंट एसेट्स के टोटल करेंगे, करंट लाइबिलिटीज का, सॉरी, करंट लाइबिलिटीज आपकी 17,400 की हैं। आपके पास अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं ही को नहीं, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो उनकी वैल्यू है ही जीरो, ठीक है, वो यहाँ जीरो ही आगे ट्रांसफर होगा। अब देखें आपकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है, टोटल लाइबिलिटीज भी आपकी 17,400 की ही आएंगी। अब इसमें से आपने क्या करना है कि आपने जो आपके एसेट्स हैं, करंट नॉन करंट एसेट, टोटल एसेट्स, उसमें से आपने लाइबिलिटीज को माइनस कर लेना है। टोटल एसेट्स आपके बनते हैं 219,500 के, हमने निकाले। टोटल लाइबिलिटीज 17,400 की, वो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे ओ सॉरी, नेट एसेट्स आ जाएंगे 17,400, 17,400, इसका डिफरेंस ले लेंगे हम, नेट जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे 2,02100 के, ठीक हो गया। अब हम इधर आते हैं कि हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कैसे निकालना है। आपके पास ओपनिंग कैपिटल 135 का था, एडिशनल कैपिटल 0 है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया आपने, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपने जो जनरेट किया है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 99,700 का, जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, वो उसमें ऐड कर दें तो 135,000 was the opening capital प्लस आपके पास 99,700 आपके पास प्रॉफिट आ गया, तो टोटल अमाउंट 234,700 बनी। उसमें से ऑनर जो गुड्स ले गया, जो पैसे ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स हो गई, तो आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल बचा है वो आपके पास आता है, क्लोजिंग कैपिटल वो आपके पास आता है 2,02100 का। तो अब आप देखें कि आपके पास नेट एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल का आंसर सेम आ रहा है। ये आपके क्वेश्चन क्या चेक भी होता है कि आपके क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं। आप देखें यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। आप लोगों की जो असाइनमेंट है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5.2 जो है इसका आपने होमवर्क करना है। 5.2 इसकी आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन 5.3 है, इसकी भी आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ये भी आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, जो लोग असाइनमेंट्स नहीं बना रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है, वो ये बाद में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी ये चीज़ें दोबारा करने में, इसलिए साथ साथ ये काम करें
थोड़ा थोड़ा काम है, इजी हो जाएगा। अदरवाइज बाद में क्या होना है कि जब मैंने स्पीड मारनी है अगले टॉपिक्स में तो आपको समझ नहीं आनी। ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चंस, अभी मैं आपके क्वेश्चन पूछ लें इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, 99,000। जहांजेब, हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और आप सेपरेट बनाएंगे उसे। रिमशा, अगर आप पेपर में, फॉर एग्जांपल आप पेपर में फ्यूचर में आप फिजिकली अपीयर होते हैं किसी पेपर में, ये तो आपका सीबी पेपर होगा, तो आप उसमें फॉर्मेट में जगह छूटी रहे, कोई मसला नहीं, खाली जगह रह जाएगी, कोई एग्जामिनर आपको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, आप फॉर्मेट पहले बना लें ताकि आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और वन बाय वन आप चीजें करते जाएं, इस तरह आपका एरर नहीं होता। जो चीज नहीं होगी वो आप उसको जीरो कर दें। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वकार जो होते हैं ये डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, बजाय इसके कि आप उनका सबका अलग अकाउंट अलग बनाएं, आप एक ही दफा उनको कर देते हैं। छोटे एक ही मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं कि मुख्तलिफ बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। 32,600 आपके पास जो है वो इन्वेंट्री है। ठीक है, तो ड्राइंग्स में तो मैंने लिखी हुई है, ड्राइंग्स लिखी हुई हैं। ड्राइंग्स क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स इतनी ही है। ठीक है, और उतना ही आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, इनकी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो मैंने ड्राइंग्स में ड्राइंग्स की वैल्यू लिखी है 32,000, आप देखें कैपिटल के नीचे 5.1 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू डिडक्ट नहीं की हुई। अ, बहादुर शाह, मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखें, आज का क्लास इतना काफ़ी है, फिर आप लोग इनको सॉल्व करें क्वेश्चंस की, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बना लें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ना जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी हम डिस्कस कर लेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं डिस्कशन, कोई मसला हो तो। ठीक है, ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल तक के लिए इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। आप इनको रिवाइज करें, प्रिपेयर करें।